हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे बाल विकास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या है बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि वह संख्यात्मक स्कोर है जो किसी व्यक्ति की सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस के स्तर को व्यक्त करता है। यह किसी व्यक्ति की मानसिक आयु मेंटल एज और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज के अनुपात को 100 से गुणा करके निकाला जाता है। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए क्या होता है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की परिभाषा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व की ऊर्जा लिबिडो का प्रभाव भीतर की ओर होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं में अधिक रुचि रखता है तथा बाहरी दुनिया की अपेक्षा स्वयं में अधिक लीन रहता है। अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजेट द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था मतलब प्रे ऑपरेशनल स्टेज से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रिया की अवस्था विकास की दूसरी अवस्था है जो लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार सिंबॉलिक थॉट का विकास होता है जिससे वह वस्तुओं के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखता है। अब मुख्य विशेषताएं देखिए संक्रिया की अवस्था की। अहम केंद्रता ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। देखिए बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से दुनिया को देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। जीवात्मवाद एनिमिज्म निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जैसे गुड़िया में जान समझना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य उस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अंतरों से हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। ये अंतर बुद्धि रुचि योग्यता व्यक्तित्व शारीरिक गठन संवेग सीखने की गति आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा देखिए किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता में वे सभी पहलू शामिल हैं जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, कल्पना इमेजिनेशन से आप क्या समझते हैं? तो कल्पना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व अनुभवों पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर मन में नई छवियों विचारों या वस्तुओं का निर्माण करता है। यह अनुपस्थित या अवलोकित नहीं की गई वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता है। परिभाषा देखिए कल्पना की इसके मैकडूगल के अनुसार, कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं इमेजेस को नए सिरे से संगठित करते हैं। अगला प्रश्न, अनुकरण द्वारा सीखना लर्निंग बाय इमिटेशन से आप क्या तात्पर्य है आपका? तो देखिए अनुकरण द्वारा सीखना अधिगम की वह विधि है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार क्रियाओं या कौशल को देखकर उसी प्रकार करने का प्रयास करता है। यह मुख्यतः शैशवावस्था इन्फेंसी और बाल्यावस्था चाइल्डहुड में बच्चों में होता है लेकिन जीवन भर जारी रहता है। उदाहरण देखिए अनुकरण द्वारा सीखना के, बच्चे का अपने माता पिता की भाषा मतलब लैंग्वेज सीखना, विद्यार्थी का शिक्षक को देखकर कोई कला आकृति बनाना। अगला प्रश्न हमारा, सीखने की तत्परता के नियम लॉ ऑफ रेडीनेस से आपका क्या आशय है? तो सीखने का तत्परता का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों में से एक है। सीखने का तत्परता का नियम बताता है कि जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रेडी होता है तो वह सीखने की क्रिया को संतोष सेटिस्फैक्शन के साथ करता है और अधिगम शीघ्र व प्रभावी होता है। इसके विपरीत
यदि व्यक्ति तैयार नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया कष्टदायक और अप्रभावी होती है। अगला प्रश्न, मानसिक थकान मेंटल फटीग से आप क्या समझते हैं? मानसिक थकान वह स्थिति है जो लगातार मानसिक कार्य इंटेलेक्चुअल वर्क करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति की मानसिक कार्य क्षमता मेंटल वर्किंग कैपेसिटी में अस्थायी रूप से कमी आ जाती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना, तर्क करना और निर्णय लेना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इंसाइट थ्योरी से आपका क्या तात्पर्य है? तो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक, सडनली और समग्र रूप से होलिस्टिकली होता है, ना कि प्रयास और त्रुटि ट्रायल एंड एरर के द्वारा। अंतर्दृष्टि का अर्थ है किसी समस्या की परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझ लेना और समाधान को अचानक जान लेना। अब देखिए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसके ऊपर किया था, जिसमें सुल्तान ने अचानक से छड़ी का उपयोग करके ऊंचाई पर रखे केले को प्राप्त करना सीख लिया। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, सीखने में परिपक्वता मैच्योरेशन का योगदान बताइए। तो सीखने में परिपक्वता का योगदान क्या, देखिए तो सीखने में परिपक्वता का एक योगदान जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिपक्वता जो है वह जैविक मतलब बायोलॉजिकल और आंतरिक प्रक्रिया है, जिसको द्वारा शरीर और तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम में आयु के साथ परिवर्तन आते हैं और व्यक्ति में किसी कार्य को सीखने की आवश्यकता मतलब क्षमता जो कैपेसिटी है वो विकसित हो जाती है। और योगदान देखिए सीखने में परिपक्वता का क्या, आधारभूत क्षमता बेसिक कैपेसिटी परिपक्वता सीखने के लिए आवश्यक जैविक और शारीरिक तत्परता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बच्चा जब तक चलना नहीं सीख सकता तब तक उसकी टांगों की मांसपेशियां मसल्स चलने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व न हो जाएं। सीखने की सीमा लिमिट ऑफ लर्निंग यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति क्या और कितना सीख सकता है, ठीक है। और समय निर्धारण टाइमिंग, तो अधिगम लर्निंग तभी सफल होता है जब परिपक्वता उस विशेष कौशल को सीखने के लिए तैयार होती है। 2017 देखिए अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता बच्चों के सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आवश्यकताएं देखिए बाल विकास की क्या क्या है हमारी। पहले बालक को समझना, तो बाल विकास हमें यह समझने में मदद करता है कि बच्चा किस आयु में कैसे व्यवहार करता है और उसकी क्षमताएं, एबिलिटीज और सीमाएं क्या क्या हैं। उच्च शिक्षण पद्धति, तो विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड्स का चयन करने में सहायता मिलती है। समस्या समाधान, तो बच्चों को सीखने संबंधी, व्यवहार संबंधी या संवेदनात्मक इमोशनल समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, मार्गदर्शन और परामर्श, अगली हेडिंग मार्गदर्शन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो माता पिता और शिक्षकों को बच्चों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप सही मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाता है। कौन? बाल विकास। तो जान लिया हमने बाल विकास की उपयोगिताएं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में संवेदनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है? तो बाल्यावस्था सामान्यतः 6 से जो 12 वर्ष तक चलती है, उसमें संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, जैसे संवेग, इमोशंस अधिक नियंत्रित, सामाजिक और यथार्थवादी हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे की भावनाएं इमोशनल तीव्र, अस्थिर और जल्दी बदलने वाली होती हैं। इस अवस्था में बच्चा छोटी छोटी बातों पर हंसता, रोता या गुस्सा करता है। जैसे 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 उसकी बुद्धि और अनुभव, सामाजिक संबंध बढ़ते हैं, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। और बाल्यावस्था के समय बच्चे में सहानुभूति, स्नेह, ईर्ष्या, लज्जा, गर्व जैसी सामाजिक भावनाएं विकसित होती हैं। धीरे धीरे नैतिक भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिससे वह सही और गलत में अंतर समझने लगता है। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता क्रिएटिव एबिलिटी का विकास कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो सृजनात्मक जो क्षमता है उसका अर्थ है नवीन विचारों, वस्तुओं
या समाधानों का उत्पादन करने की योग्यता। इसका विकास निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है, किसका? सृजनात्मक क्षमता का। ठीक है, तो बच्चों में सृजनात्मक क्षमता के विकास की विधियां। मुख्य अभिव्यक्ति, फ्री एक्सप्रेशन, बच्चों को बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला क्या हमारा? कल्पना को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू इमेजिनेशन। तो कहानी लेखन, कविता, नाटक और चित्रकला जैसी गतिविधियों द्वारा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चों को ऐसी खुली समस्या देना जिनके कई संभावित उत्तर हों। अब सारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं ये। उत्सुकता को बढ़ावा, प्रोमोटिंग क्यूरियोसिटी, तो बच्चों को कैसे और क्यों जैसे प्रश्न पूछने और उनके समाधान स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न हमारा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की क्या विशेषताएं हैं? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसका ध्यान और ऊर्जा का प्रभाव बाहरी दुनिया की ओर होता है। परिभाषा देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति की, किसके? कॉल जंग के अनुसार जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है मतलब एक्सट्रोवर्ट, वह उसका ध्यान और रुचि बाहरी वस्तुओं तथा व्यक्तियों की ओर होती है। वे समाज और बाहरी गतिविधि में अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रमुख विशेषता देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व की। सामाजिकता, तो बहिर्मुखी लोग जो है मिलनसार, वाचाल मतलब टॉकेटिव और सामाजिक मेलजोल पसंद करने वाले होते हैं। इनका मित्र समूह बड़ा होता है। क्रियाशीलता, तो बहिर्मुखी जो है बाहरी गतिविधियों, खेलकूद और सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आशावादी दृष्टिकोण, तो ये प्राय आशावादी और खुशमिजाज होते हैं। भावों की अभिव्यक्ति, ये अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? तो देखिए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास एक महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य है, क्योंकि यह सृजनात्मकता और अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आधार है। ठीक, अब बच्चों में कल्पना शक्ति के विकास के तरीके देखिए क्या क्या हैं। कहानी सुनाना और पढ़ना, तो बच्चों को परियों होती हैं तो फेरीज, उनकी कहानियाँ, मिथक और रोमांचक कथा सुनाना और उन्हें अपनी कहानियों बनाने के लिए प्रेरित करना। मतलब बच्चों से कहो बच्चों को अपनी कोई कहानी बनाओ। कलात्मक गतिविधियाँ, चित्रकला, मूर्तिकला और मिट्टी के काम जैसी कलात्मक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना, जहाँ वे अपनी कल्पना को मूर्त रूप दे सकें। मतलब बच्चे अब कल्पना करेंगे हम कैसा मिट्टी का बर्तन बना तो उसी हिसाब से वो बनाएंगे। नाटकीकरण और रोल प्ले, तो बच्चों को विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना, जिससे वे उन स्थितियों और भावनाओं की कल्पना कर सकें जो वास्तविक नहीं है। मानसिक खेल, क्या होगा अगर, व्हाट इफ जैसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को वैकल्पिक परिस्थितियों मतलब अल्टरनेटिव सिनेरियोज जो होता है उनके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न हमारा, बाल विकास पर वंशानुक्रम हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर वंशानुक्रम या जो हेरिडिटी होती है उसका। वंशानुक्रम का तात्पर्य उन आनुवंशिक जेनेटिक विशेषताओं से है जो बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं। इसका प्रभाव बाल विकास के प्रत्येक पहलू पर पड़ता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे की ऊंचाई, रंग, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य और कुछ बीमारियां वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं। बुद्धि पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, तो बुद्धि की मूलभूत सीमाएं लिमिट वंशानुक्रम द्वारा होती है। वातावरण एनवायरनमेंट इस सीमा के भीतर ही बुद्धि का विकास कर सकता है। मूल प्रवृत्तियां और स्वभाव, इंस्टिंक्ट एंड टेम्परामेंट, तो बच्चे की स्वाभाविक क्रियाएं जैसे रोना, चूसना और उसका मूल स्वभाव जैसे शांत या चिड़चिड़ा होना वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। विशिष्ट योग्यताएं, स्पेशली जो स्पेसिफिक टैलेंट्स होते हैं वो क्या होता है देखो, तो स्पेसिफिक टैलेंट जैसे कला हो गया, संगीत हो गया या गणित जैसी विशिष्ट योग्यताओं की अंतर्निहित संभावनाएं इन्नेट पोटेंशियल वंशानुक्रम से मिल सकती हैं। अगला प्रश्न हमारा, अनुकरण द्वारा सीखने, लर्निंग बाय इमिटेशन से
क्या आशय है? तो अनुकरण द्वारा सीखने, ठीक है। तो लर्निंग की एक विधि है, इसमें बच्चा क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति या मॉडल के व्यवहार या क्रिया कौशल को देखकर उसकी तरह करने का प्रयास करता है, ठीक। अनुकरण द्वारा सीखने से आशय प्रेक्षण अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसे सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर सीखता है। शैक्षिक महत्व, बच्चे अपनी भाषा, शिष्टाचार, मैनर्स और सामाजिक कौशल मुख्य रूप से अपने माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों के अनुकरण से ही सीखते हैं। मॉडलिंग, इस प्रक्रिया में जिसे देखकर सीखा जाता है उसे मॉडल कहते हैं, ठीक। अल्बर्ट बंडूरा ने इस पर व्यापक शोध किया है। अगला प्रश्न हमारा, कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इंसाइट थ्योरी की विशेषताएं लिखिए। तो कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं, ठीक है। कौन सी है? पहली समग्रता, होलनेस, तो अधिगम परिस्थितियों को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप ऐसा होल समझने पर जोर देता है। अचानक समाधान, सडन सॉल्यूशन, तो सूझ द्वारा समाधान धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक ही एक क्षण में अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। मानसिक प्रक्रिया, यह यांत्रिक प्रक्रिया मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि एक संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया है, इसमें चिंतन, तर्क और कल्पना का उपयोग होता है। स्थानांतरण, ट्रांसफरेबल, तो सूझ द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है और इसका स्थानांतरण ट्रांसफर एक समस्या में दूसरी समस्या में आसानी से किया जा सकता है। ज्ञान का पुनर्संगठन, तो सूझ की प्रक्रिया में मस्तिष्क समस्या के विभिन्न भागों को पुनर्संगठित मतलब रीऑर्गेनाइज करके नए संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न हमारा, सीखने में पठार, क्रिएटिव इन लर्निंग के कुछ कारण संक्षेप में लिखिए। तो सीखने में पठार अधिगम वक्र की वह अवस्था है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती भले ही व्यक्ति अभ्यास जारी रखे, ठीक। तो देखिए क्या होता है, हमारे सीखने में पठार जो है वो क्या होता है। सीखने पठार के कारण, कॉजेज ऑफ प्लेट्यू, तो कौन कौन से कॉजेज हैं देखिए। अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन, तो सीखने की प्रक्रिया में रुचि या प्रेरणा इंस्पिरेशन का कम हो जाना। सीखने की विधि में दोष, डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, तो अपनाई गई विधि का उस कार्य के लिए उपयुक्त न होना, तो सीखने में क्या करता है, हमारा दिक्कत करता है, ठीक है। और अगला ही क्या है हमारा, कार्य की जटिलता, कॉम्प्लेक्स ऑफ टास्क, जब सीखने के लिए एक नए और अधिक कठिन उपकार सब टास्क की आवश्यकता होती है। शारीरिक और मानसिक थकान, फिजिकल एंड क्या होता है, मेंटल फटीग, तो लगातार अभ्यास के कारण हुई उत्पन्न थकावट। रुचि और ध्यान की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अटेंशन, तो विषय या कार्य में एकाग्रता, कंसंट्रेशन को जो है खो देना। अगला प्रश्न हमारा, स्मृति के प्रभावी कारकों फैक्टर्स का उल्लेख कीजिए। तो स्मृति से तात्पर्य अतीत के अनुभवों को संचित रखने और उन्हें चेतना में लाने की योग्यता से है। इसे प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं देखिए। स्मृति के प्रभावी कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, तो अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग रखने के बजाय समझकर सीखना और पुनरावृत्ति रिपीटेशन स्मृति को प्रभावी बनाते हैं। अभिप्रेरणा और रुचि, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, तो जिस विषय में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है वह उसे अधिक ध्यान से सीखता है और याद रखता है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तो सीखते समय पूरा ध्यान और सक्रियता, एक्टिवनेस याददाश्त को मजबूत करती है। सीखने का समय, टाइमिंग ऑफ लर्निंग, तो मानसिक रूप से ताजगी होने पर जैसे सुबह सीखा गया पाठ लंबे समय तक याद रहता है। स्वास्थ्य और मन स्थिति, हेल्थ एंड मेंटल स्टेट, तो अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा सकारात्मक मन स्थिति जो मूड होता है उसकी स्मृति क्षमता को बढ़ाता है। 2018 पर आ जाएगी पहला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था एडोलेसेंस तक बच्चे की सामाजिक भावना सोशल फीलिंग को विस्तार से समझाइए। तो देखिए
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना भावना का जो विकास का क्रमिक रूप से होता है। जैसे 3 मुख्य अवस्था में समझा जा सकता है। तो कौन-कौन सी 3 अवस्था में विकास होता है जन्म से किशोरावस्था तक? देखिए, पहली शैशवावस्था, इन्फेंसी होती है वो जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक। सामाजिकता का प्रारंभ मुख्य रूप से माता-पिता या प्राथमिक देखभाल कर्ता प्राइमरी जो केयरगिवर होता है उस तक सीमित होता है। बच्चा अनुकरण, इमिटेशन और संवेगों इमोशंस जो होते हैं उनकी प्रदर्शन से सामाजिक अंतःक्रिया इंटरेक्शन सीखता है। इस अवस्था के अंत तक वह समानांतर खेल मतलब पैरेलल प्ले खेलने लगता है, जिसमें बच्चे साथ-साथ खेलते हैं पर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें कैसे होता है विकास? सामाजिक दायरा विस्तृत होकर विद्यालय और सहपाठियों पेड़ तक पहुंच जाता है। बालक समूह गैंग की सदस्यता और समूह के प्रति वफादारी लॉयल्टी सीखता है। लिंग आधारित समूह जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सामाजिक नियम, सोशल रूल्स और सहयोग कोऑपरेशन की जो भावना का विकास होता है। किशोरावस्था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष तक, इसमें देखो क्या होता है, सामाजिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, समूह पीयर का प्रभाव माता पिता से अधिक हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक और डेटिंग की शुरुआत हो सकती है। पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण सामाजिक भूमिकाओं सोशल रोल्स को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। समाज के व्यापक मुद्दों वाइड सोशल इश्यूज में रुचि लेने लगते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए, बच्चे के मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट में वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण एनवायरनमेंट का सापेक्षिक महत्व है, पर समीक्षात्मक व्याख्या की दीजिए। तो देखिए, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम, नेचर और वातावरण, नर्चर दोनों का ही महत्वपूर्ण और परस्पर क्रियाशील योगदान है। तो देखिए समीक्षात्मक व्याख्या क्या, देखिए वंशानुक्रम का महत्व क्या है? पहला वंशानुक्रम का महत्व, वंशानुक्रम मानसिक विकास की सीमा, लिमिट या क्षमता, पोटेंशियल को निर्धारित करता है। उदाहरणतः बुद्धि, इंटेलिजेंस का ऊपरी स्तर आनुवंशिक रूप से तैयार होता है। ये बालक के तंत्र नर्वस सिस्टम की संरचना और कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, जो मानसिक क्रियाओं का आधार है। वातावरण का महत्व, वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज बालक की अंतर्निहित मतलब इन्नेट क्षमता को विकसित होने के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी जो होती है उनको प्रदान करता है। पोषण, शिक्षा, सामाजिक अंतःक्रियाएं और प्रोत्साहन वातावरण के प्रमुख घटक हैं जो क्षमताओं को वास्तविक रूप देते हैं। सापेक्षिक महत्व क्या, सापेक्षिक महत्व जो होता है उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि ये दोनों कारक गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेटिव रूप से कार्य करते हैं, ना कि योगात्मक रूप से। विकास बराबर क्या होता है? वंशानुक्रम गुणा वातावरण। तो अत्यधिक अच्छी आनुवंशिकता को खराब वातावरण नष्ट कर सकता है, ठीक है, नष्ट कर सकता है, और कमजोर आनुवंशिकता को अच्छा वातावरण बेहतर नहीं बना सकता, लेकिन इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है। अतः एक व्यक्ति कहाँ तक विकसित होगा यह वंशानुक्रम से और कितना विकसित होगा यह वातावरण से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए सीखने के पठार, प्लेटो इन लर्निंग के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने का पठार अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व की वह स्थिति है जहां अभ्यास जारी रखने के बावजूद सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, ठीक है। पठार के कारण कॉजेस ऑफ प्लेटिंग, तो शारीरिक और मानसिक थकान, फैटिग, लगातार अभ्यास से उत्पन्न हुई थकावट, अभिप्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, कार्य के प्रति रुचि और उत्साह का कम हो जाना, दोषपूर्ण विधि, डिफेक्टिव मेथड, पुरानी और अप्रभावी शिक्षण या सीखने की विधि, लक्ष्य की अस्पष्टता, अनक्लियर गोल, यह पता न होना कि आगे क्या सीखना है, ठीक। अब देखिए पठार को दूर करने के उपाय, रेमेडियल मेजर्स। तो विश्राम और स्वास्थ्य, रेस्ट एंड हेल्थ, तो पर्याप्त आराम और पोषण सुनिश्चित करना, अभिप्रेरणा बढ़ाना, नवीन और रोचक सामग्री का उपयोग करना तथा सफलता पर पुरस्कार देना, सीखने की विधि बदलना, पुरानी विधि को छोड़कर
नई और अधिक प्रभावी विधि का प्रयोग करना, लक्ष्य स्पष्ट करना, तो सीखने के छोटे और विशिष्ट लक्ष्य स्पेसिफिक गोल्स निर्धारित करना। अगला प्रश्न हमारा क्या देखिए, पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी क्या है? इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। तो देखिए क्या है, पावला का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब एक तटस्थ उद्दीपक के न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब एनएस और एक स्वाभाविक उद्दीपक मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब यूसीएस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप तटस्थ उद्दीपक धीरे धीरे स्वाभाविक उद्दीपक के समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। परिभाषा देखिए, क्या परिभाषा देखिए हमारी, पावलोव के अनुसार यह दो उद्दीपकों स्टिमुली के बीच साहचर्य एसोसिएशन स्थापित करने की प्रक्रिया है, जिसके कारण स्वाभाविक प्रतिक्रिया अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एक कृत्रिम या अनुबंधित उद्दीपक मतलब कंडीशनड स्टिमुलस से होने लगती है। अब देखिए प्रयोग का क्रम, सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। ये जो कुत्ता है इसके ऊपर देखो प्रयोग किए गए थे, कैसे कैसे देखिए, घंटी, तो पहले उन्होंने घंटी बजाई सिर्फ, ठीक है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन भोजन दिखाया तो कुत्ते की लार टपकने लगी, ठीक है। और दूसरी बार घंटी और भोजन दोनों दबाए, दोनों मतलब उन्होंने बताया, पहले घंटी हुई भोजन दोनों एक साथ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, लार आई उसके अंदर, क्या यूसिया। तो पहले चरण में क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई तो कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन घंटी बजाने के बाद में उन्होंने क्या किया, भोजन दिखाया सिर्फ तो कुत्ते ने लार टपकाई। और दूसरी बार में घंटी भी बजाई अब भोजन भी दिया तो कुत्ते ने लार टपकाई, ठीक है। लेकिन तीसरी बार में क्या हुआ, सिर्फ घंटी बजाई लेकिन तब भी कुत्ते ने लार टपकाई, क्योंकि कुत्ते को क्योंकि उससे पहले क्या घंटी और भोजन दोनों साथ साथ थे, तो कुत्ते ने समझा कि भोजन भी है घंटी भी है, लेकिन थी सिर्फ घंटी ही, तो कुत्ते ने लार टपका दी, ठीक। ये अनुबंधन से पूर्व या अनुबंधन के दौरान या अनुबंधन के बाद। तो पहले क्या हुआ था, सिर्फ भोजन दिखाया तो उसके अंदर लार आई, ठीक है। तो भोजन और घंटी के बाद दोनों दिखाए तब भी लार आई, ठीक। इसके बीच का सिर्फ घंटी की आवाज बजाई, ठीक, तब भी लार आई सिर्फ, ठीक, लार आई। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। तो देखिए अभिप्रेरणा की जो है परिभाषा, तो गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है, ठीक। तो अभिप्रेरणा के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जाता है, किसको, अभिप्रेरणा को। पहली होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, तो यह वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। व्यक्ति किसी कार्य को केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे वह कार्य करने में आनंद, संतोष या रुचि, इंटरेस्ट मिलती है। उदाहरण, अपनी खुशी के लिए चित्रकारी करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ना आदि, ठीक है। और अगली अभिप्रेरणा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखिए यह वह प्रेरणा है जो बाहरी पुरस्कारों, रिवार्ड्स, दंडों, पनिशमेंट या सामाजिक दबावों से उत्पन्न होती है। व्यक्ति कार्य को परिणाम, रिजल्ट प्राप्त करने के लिए करता है, ना कि कार्य में रुचि के कारण। उदाहरण देखिए, अच्छे ग्रेड या नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना, प्रशंसा या पुरस्कार पाने के लिए काम करना आदि। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान, अटेंशन और रुचि, इंटरेस्ट में क्या संबंध है? एक ऐसी सूची बनाइए जिससे आप कक्षा में क्या बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान और रुचि का संबंध, दोनों का देखिए रिलेशनशिप क्या होता है। तो क्रो के अनुसार रुचि ही वह शक्ति है जो ध्यान को आकर्षित करती है, ठीक है। तो रुचि ध्यान की जननी, जिस विषय में हमारी रुचि होती है हम उस पर स्वतः ऑटोमेटिकली ध्यान देते हैं। रुचि ध्यान की सक्रियता, एक्टिवेशन का कारण बनती है। ध्यान रुचि का परिणाम, तो किसी व्यक्ति पर बार बार ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। पारस्परिक निर्भरता, तो रुचि और ध्यान दोनों ही सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं, और रुचि बिना ध्यान अस्थायी होता है, ठीक। तो अब ध्यान के बिना रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। देखिए बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की सूची,
स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजीज टू क्रिएट इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी हैं और यहाँ पर पर्पज हैं। तो विषय को जीवन से जोड़ना, तो पाठ सामग्री को बच्चे के दैनिक अनुभव से जोड़ना चाहिए। शिक्षण सामग्री में नवीनता, तो नई आकर्षक और रंगीन सहायक सामग्री टीचिंग एड्स का प्रयोग करना, ठीक, इसलिए बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। प्रश्न पूछने को बढ़ावा, तो बच्चों को उत्सुकता से सवाल पूछने और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को शांत करने का अवसर देना है, ठीक। चौथा क्या, गतिविधि आधारित शिक्षण, तो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड के बजाय खेल परियोजना प्रोजेक्ट रोल प्ले का उपयोग करना। लक्ष्यों का निर्धारण, तो सीखने के छोटे और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करने में बच्चों की मदद करना, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, इतने सारे 5 ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की सूची, कौन किससे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना, इम्पैक्ट एंड डिस्कशन। तो पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम डिजाइन, तो भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम लचीला फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड और मंदबुद्धि स्लो लर्नर दोनों बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करें। अगला क्या है, शिक्षण विधियों का चयन, तो शिक्षक को केवल एक विधि के बजाय विभिन्न शिक्षण विधियों जैसे दृश्य श्रव्य करके सीखना का उपयोग करना चाहिए, ताकि हर छात्र की अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल को अनुकूलित किया जा सके। कक्षा प्रबंधन, तो छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और गति के अनुसार छोटे समूहों स्मॉल ग्रुप्स में विभाजित किया जाना चाहिए, ठीक। विविधीकृत निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मूल्यांकन की पद्धति, एवोल्यूशन सिस्टम, तो मूल्यांकन की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो न केवल ज्ञान को मापे बल्कि बच्चे की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और कौशल स्किल्स को भी नापे। सभी के लिए एक ही परीक्षा पद्धति उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों को 100 उदाहरण समझाइए। तो स्मृति वह मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व में सीखी गई या अनुभव की गई सामग्री को संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे चेतना में वापस लाता है। परिभाषा देखिए स्मृति की, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। अब देखिए स्मृति की प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ स्मृति, कौन कौन सी स्मृति की प्रकार है हमारे। अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, तो समय सीमा लगभग 20 से 30 सेकंड होती है। विषय, इसमें एक बार केवल सीमित सूचना लगभग क्या होता है 7 PM टू इकाई रखी जा सकती है। उदाहरण, टेलीफोन नंबर डायल करने तक याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, समय सीमा अत्यधिक लंबी होती है, कई दिनों वर्षों जीवन भर तक होती है। इसकी विशेषता, यह सूचनाओं का स्थायी भंडार है। उदाहरण, आपका नाम, बचपन की घटनाएं और साइकिल चलाना। अगला सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी, यह वह स्मृति है जिसमें अधिगम सामग्री को बोल बोलकर याद किया जाता है। यह इच्छा पूर्वक प्रयास करके अनुभवों को पुनः स्मरण और उन्हें सही ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। उदाहरण, छात्र इसी स्मृति के माध्यम से परीक्षा भवन में प्रश्नों के उत्तरों कॉपी पर लिखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, निष्क्रिय स्मृति, पैसिव मेमोरीज, जब पूर्व अनुभवों को बिना किसी प्रयास के पुनः स्मरण कर लिया जाता है तो उसकी निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति बिना बोले मन में विषय वस्तु को दोहराता है। यह स्मृति उच्च स्तर की कक्षाओं एवं प्रमाणों के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, आप कक्षा में बच्चों को भूलने की क्रिया फॉरगेटिंग प्रोसेस को कैसे नियंत्रित करेंगे? भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। तो कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया फॉरगेटिंग प्रोसेस को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखिए, अति अधिगम, ओवर लर्निंग को प्रोत्साहन, तो सीखने के बाद भी बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करवाना ताकि सामग्री पूरी तरह से दीर्घकालिक स्मृति TLM में चल जाए, मतलब LTM में चल जाए, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में। विश्राम और नींद, रेस्ट एंड स्लीप का महत्व, तो सीखने और अगली सीखने से
अगली क्रिया सीखने के बीच पर्याप्त विश्राम मतलब इंटरवल देना चाहिए ताकि पूर्व का ज्ञान अगले ज्ञान में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस ना करे। अभिप्रेरणा का उपयोग तो विषय वस्तु में रुचि इंटरेस्ट और अर्थ मीनिंग पैदा करना, क्योंकि अभिप्रेत सामग्री आसानी से याद रहती है। पुनरावृत्ति और पुनर्संगठन रिवीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन तो सीखी गई सामग्री की समय समय पर विशेष रूप से 1 घंटे बाद फिर 1 दिन बाद पुनरावृत्ति करवाना और उसे तार्किक रूप से व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं? क्या स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या होती है और सांख्यिकी के प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखिए सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी जो आंकड़ों डाटा के संग्रहण, कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस और निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। परिभाषा देखिए सांख्यिकी बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। अब देखिए सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी को मुख्य रूप से 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो चर्चा यह आंकड़ों के संग्रहण, सारणीकरण, टेबुलेशन और सारांशीकरण मतलब समराइजेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य केवल उपलब्ध आंकड़ों का वर्णन मतलब डिस्क्राइब करना है। उदाहरण देखिए माध्य मीन, माध्य का मीडियन, बहुलक मोड और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करना। अगला है अनुमानात्मक सांख्यिकी इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए यह एकत्र किए गए प्रतिदर्श सैंपल आंकड़ों के आधार पर बड़ी जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालने से संबंधित है। इसका उपयोग भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करने और परिकल्पनाओं मतलब हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखिए एसटीएस परीक्षण, एफ परीक्षण और सहबंधन मतलब कोरिलेशन का उपयोग करके परिणामों का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन जो है करना। अगला प्रश्न हमारा बाल विकास में अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों फैक्टर्स को संक्षेप में समझाइए। तो बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 श्रेणियां हैं? पहला है व्यक्तिगत छात्र से संबंधित कारक। तो प्रेरणा मोटिवेशन सीखने की आंतरिक इच्छा उच्च प्रेरणा से अधिगम तीव्र होता है। परिपक्वता मैचुरेशन तो सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक तैयारी। रुचि और ध्यान इंटरेस्ट एंड अटेंशन तो जिस विषय में रुचि होती है वह आसानी से सीखा जा सकता है। स्वास्थ्य हेल्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। अधिक दूसरा कारण हमारे क्या है? शिक्षक से संबंधित कारक। तो शिक्षण विधि टीचिंग मेथड तो शिक्षक द्वारा उपयोग की गई उपयुक्त और रोचक विधि। व्यक्तित्व और व्यवहार शिक्षक का महत्वपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार। विषय ज्ञान तो शिक्षक का विषय पर अच्छा नियंत्रण। वातावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? पारिवारिक वातावरण, घर का शांत और शैक्षिक माहौल। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय में सुविधाएं, पुस्तकालय और अनुशासन। सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो समाज का दृष्टिकोण और मूल्य मतलब वैल्यूज। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जब बालक किशोरावस्था एडोलेसेंस में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधिकाल ट्रांजिशन पीरियड का शिक्षक तथा अभिभावक गार्जियन के लिए क्या महत्व है? तो देखिए किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष एक संधिकाल या तूफान और तनाव स्टॉर्म एंड स्टील की अवस्था है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का पुल है। शिक्षक तथा अभिभावक के लिए महत्व व्यवहार को समझना। ये समझना आवश्यक है कि किशोरों का विद्रोह, मूडी और अस्थिर व्यवहार मतलब अनस्टेबल बिहेवियर व उनके शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तनों हार्मोनल चेंजेस तथा पहचान संकट आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण होता है। मार्गदर्शन की आवश्यकता किशोरों को शैक्षिक, व्यावसायिक, वोकेशनल और व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में अधिक मार्गदर्शन, गाइडेंस और परामर्श काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। मित्रवत व्यवहार तो शिक्षक और अभिभावक को कठोरता के बजाय मित्रवत सहानुभूति
सहानुभूति पूर्वक मतलब एम्पैथेटिक और सहयोगी रूप अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता का संतुलन, उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वे जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख सकें, लेकिन साथ ही उन पर रचनात्मक निगरानी कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन भी रखनी चाहिए। व्यक्तित्व मापन, पर्सनालिटी मेजरमेंट की प्रशिक्षण जो विधि बतानी है, क्या बतानी है? व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की प्रक्षेपण विधियों मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का वर्णन कीजिए। तो प्रक्षेपण विधियां वे तकनीकें हैं जो व्यक्ति के अच्छे अब जो होता है अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए विचारों, इच्छाओं, भावनाओं और संघर्षों को अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली रूप से बाहर निकालने के लिए डिजाइन की गई हैं। प्रमुख प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी देखिए? पहला रोरसेट स्याही धब्बा, रोरसेट इंकब्लेट टेस्ट। तो इस विधि में 10 स्याही के धब्बों मतलब इंक ब्लड्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, मापन, व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह इन अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट धब्बों में क्या देख पाता है और उसकी व्याख्याओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। अगला प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मतलब थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT। तो इस विधि में आइसफाइट एम्फीजियस और चित्रों की एक श्रृंखला होती है। इसमें मानव पात्र होते हैं। मापन, व्यक्ति उन पात्रों को देखकर कहानी बनाने को कहा जाता है व्यक्ति से, ठीक है। और कहानी के कथानक प्लॉट पात्रों और पड़ावों के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं और दबावों और भावनाओं का प्रक्षेपण होता है। अगला प्रश्न, प्रयासम त्रुटि सिद्धांत ट्रायल एंड एरर मेथड की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत लर्निंग का एक प्रमुख सिद्धांत है कि जिसका कहते हैं EL थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हमारा EL थॉर्नडाइक ने। ठीक, अब देखिए आगे सिद्धांत की व्याख्या एक्सप्रेशन ऑफ थ्योरी आधार। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है तो ये सिद्धांत बताता है कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया मतलब मैकेनिकल प्रोसेस है जो कई प्रयासों, ट्रायल्स और बार बार की गई त्रुटियों एरर्स के माध्यम से होती है। क्रिया, जब कोई प्राणी किसी समस्या के स्थिति में होता है तो लक्ष्य गोल तक जो होता है पहुंचने के लिए यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली विभिन्न प्रतियोगिता करता है। वह गलत प्रतियोगिताओं को धीरे धीरे छोड़ता जाता है और सही प्रतिक्रियाओं को दोहराकर मजबूत स्ट्रेंथन करता जाता है, जिससे अंततः वह सही संबंध मतलब एसोसिएशन स्थापित कर देता है। प्रयोग देखिए, थॉर्नडाइक का प्रोसेस प्रयोग भोगी बिल्ली पर था जिसने पहली पेटी पुजल में प्रयास और त्रुटि से लीवर दबाना और बाहर निकालना सीख लिया था। शिक्षा में उपयोगिता देखिए, यूटिलिटी इन एजुकेशन इसकी प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो बच्चों को टाइपिंग, साइकिल चलाना और हस्तकला मतलब हैंडीक्राफ्ट जैसे कौशलों को सीखने में मदद करता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत तो छात्रों को सिखाता है कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। तो जिससे उनमें धैर्य, पेशेंट और दृढ़ता मतलब प्रिजर्वेंस विकसित होती है। गणित और विज्ञान के जटिल कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को हल करने में प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत ठीक है। तो सिद्धांत विधि बहुत उपयोगी है किसमें? गणित विज्ञान में प्रयास और त्रुटि आ जाती हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत उपयोगी है सिद्धांत विधि हमारी। कौन सी? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जहाँ छात्र विभिन्न समाधानों का प्रयोग करके सही उत्तर शिक्षक तक पहुंचाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत मंदबुद्धि स्लो लर्नर छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह पुनरावृत्ति, रिपीटेशन और अभ्यास पर जोर देता है। अगला प्रश्न देखिए, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या ये BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जिसे नौमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का एक मौलिक सिद्धांत है जो सीखने में पुनरावर्ण रेनफोर्समेंट की भूमिका पर जोर देता है। सिद्धांत का उल्लेख देखिए, क्रिया प्रसूत व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकांश व्यवहार जो हम करते हैं वे क्रिया प्रसूत होते हैं, अर्थात वे ऐच्छिक वॉलंटरी होते हैं और हमारे पर्यावरण पर कार ऑपरेट करते हैं। पुनर्वर्ण की भूमिका, यह सिद्धांत बताता है कि किसी व्यवहार के मिलने वाले परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस यह निर्धारित करते हैं कि वह व्यवहार भविष्य में दोहराया
नहीं जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, यदि किसी व्यवहार के बाद सुखद परिणाम जैसे पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार मजबूत होता है। नकारात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, यदि किसी व्यवहार से अप्रिय स्थिति जैसे शोर हट जाती है तो वह व्यवहार भी मजबूत हो जाता है। शेपिंग, इसके अंदर शेपिंग की अवधारणा दी जिसके तहत किसी वांछित जटिल व्यवहार कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके सही छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके प्रत्येक सही आंशिक प्रतिक्रिया पर पुनर्विजन दिया जाता है। प्रयोग देखिए, इसके अंदर इसके अंदर उन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इसके अंदर बॉक्स में चूहों और कबूतरों पर किया था, जहाँ एक विशेष लीवर दबाने या चोंच मारने पर उन्हें भोजन मिलता था। अगला प्रश्न, सीखने सिखाने तथा विद्यालय व्यवस्था स्कूल सिस्टम के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों एक्टिव मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के अभिप्रेरण मोटिवेशन में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया की सफलता और विद्यालय व्यवस्था के सुचारू रूप के लिए समुदाय के सक्रिय सदस्यों जैसे अभिभावक, स्थानीय उद्यमी, विशेषज्ञ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, योगदान कंट्रीब्यूशन का स्पष्टीकरण देखिए। संसाधनों का संवर्धन, ऑगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज, समुदाय के सदस्य विद्यालय को आर्थिक सहायता, खेल उपकरण या पुस्तकालय सामग्री प्रदान करके भौतिक संसाधनों फिजिकल रिसोर्सेज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कौशल आधारित शिक्षण, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्थानीय विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, कारीगर, अतिथि व्याख्याता, गेस्ट लेक्चर्स के रूप में आकर छात्रों को अपने व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल स्किल्स और वास्तविक जीवन के अनुभवों से परिचित कराते हैं। अभिप्रेरणा और आदर्श, मोटिवेशन एंड रोल मॉडल, तो समुदाय के सफल सदस्य एल्यूमिनी रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। वे छात्रों को अपनी कहानियां बताकर बेहतर प्रदर्शन करने और बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक सहयोग और नियंत्रण, तो समुदाय विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर शिक्षकों का मनोबल बढ़ाता है। वे विद्यालय के कार्यक्रमों जैसे अभिभावक शिक्षक संघ में शामिल होकर अनुशासन, डिसिप्लिन और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। इनसाइड इन्वॉल्व्स फोरसाइट कथन को स्पष्ट कीजिए। तो अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित होती है। ये कथन गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत इनसाइट लर्निंग थ्योरी का मूल तत्व है। स्पष्टीकरण देखिए। अंतर्दृष्टि इनसाइट, इसका अर्थ है कि किसी समस्या का समाधान अचानक और समग्र से सडनली एंड होलिस्टिकली जानना या सूझबूझ प्राप्त करना। पूर्व दृष्टि, इसका अर्थ है समस्या का समाधान करने से पहले ही भविष्य में होने वाले संभावित परिणाम या आवश्यक कदम को मानसिक रूप से देख लेना या समझ लेना। निहितार्थ इम्प्लीकेशन, जब कोई व्यक्ति अंतर्दृष्टि सीखता है तो वह समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से संगठित ऑर्गेनाइज करता है। इस समग्र संगठन टोटल ऑर्गेनाइजेशन के परिणाम स्वरूप समाधान के लिए आवश्यक सभी कदम और उनका अंतिम परिणाम मानसिक रूप से पहले रूप से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए चिंपांजी सुल्तान द्वारा छड़ी का प्रयोग करने से पहले ही वह मानसिक रूप से यह देख ले रहा है कि छड़ी से केला खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न, अवधान अटेंशन को प्रभावित करने वाले कारकों फैक्टर्स को लिखिए। तो अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसको द्वारा व्यक्ति किसी विशेष वस्तु पर अपनी चेतना कॉन्शियसनेस को केंद्रित करता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसको अवधान को प्रभावित करने वालों को पहला कहा है वस्तुगत या बाह्य कारक, ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल फैक्टर्स, वे कारक जो उद्दीपक में होते हैं। उद्दीपक की प्रकृति, तीव्रता या चमकदार रोशनी तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। आकार या साइज, बड़ी वस्तुएं छोटी वस्तुओं की तुलना में अधिक ध्यान खींचती हैं। नवीनता नॉवेल्टी, असामान्य नई वस्तुएं भी ध्यान खींचती हैं। गति मूवमेंट, स्थिर वस्तुओं की अपेक्षा गतिशील वस्तुएं ध्यान खींचती हैं। उद्दीपक का स्थान, विज्ञापनों में केंद्र या सामने की ओर रखी गई वस्तुएं ध्यान खींचती है। ठीक है। परिवर्तन, एक स्थिर पृष्ठभूमि में अचानक हुआ कोई परिवर्तन वो भी ध्यान खींचता है। पुनरावृत्ति, बार बार दोहराई गई वस्तुएं जैसे विज्ञापन का नारा वो भी हमारा ध्यान खींचता है।
आत्मगत आंतरिक कारक, सब्जेक्टिव इंटरनल फैक्टर्स, वे कारक जो व्यक्ति के भीतर होते हैं। रुचि इंटरेस्ट, तो व्यक्ति की पसंद की वस्तु पर ध्यान तुरंत जाता है। प्रेरणा और आवश्यकता, मोटिवेशन नीड्स, जिस चीज की आवश्यकता होती है उस पर ध्यान केंद्रित होता है। भूखा व्यक्ति भोजन पर अधिक ध्यान देगा। संवेग इमोशंस, भय, क्रोध, खुशी की तीव्र भावनाएं अवधान को प्रभावित करती हैं। लक्ष्य गोल्स, तो व्यक्ति का उद्देश्य लक्ष्य हमेशा उसके ध्यान को निर्देशित करता है। आदत हैबिट, तो व्यक्ति की आदतें उसके ध्यान को कुछ विशेष वस्तुओं की ओर ले जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के महत्व को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए सांख्यिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जो आंकड़ों डेटा के विश्लेषण एनालिसिस प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन और निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। सांख्यिकी का महत्व, इंपॉर्टेंस इन ब्रीफ, तो तथ्यों का सरलीकरण, यह जटिल कॉम्प्लेक्स और विशाल आंकड़ों को सरल सारणीबद्ध मतलब टैबुलेटेड और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे ग्राफ माध्य, तुलना में सहायक, ये विभिन्न समूहों परीक्षणों का या समय अवधियों के बीच तुलना मतलब कंपैरिजन को संभव बनाता है। नीति निर्माण, सरकार व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं पॉलिसीज बनाने के लिए विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़े आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन, पिछले आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों मतलब ट्रेंड्स का अनुमान लगाने में मदद करता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न क्या देखिए, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 8 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, इनका मध्यमान मीन ज्ञात करना है। ठीक, जैसे ए ने 20 प्राप्त किए, बी ने 23, सी ने 27, डी ने 28, ई ने 17, एफ ने 13 और जी ने 24 और एच ने 22। तो देखिए यहाँ पर 8 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, सभी के ए के 20 है, बी के 23, सी के 27, डी के 18, ई के 17, एफ के 13, जी के 24, एच के 22। तो माध्यमन क्या होता है? सभी पदों का योग मतलब सिग्मा एक्स एन, और क्या होती है पदों की संख्या बटे में। ठीक, तो ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, 8, 164 बटे 8 आ गया, कितना आया 20.5 हमारा। 164 को भाग देंगे 20 से तो 8 से, तो 20.5 आएगा। अतः दिए गए प्राप्तांकों का मध्यमान क्या होगा? 20.5। अगला प्रश्न, बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास के क्षेत्र बताइए। तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था एडोलेसेंस तक होने वाले क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं के विकास पर केंद्रित होता है। बाल विकास के क्षेत्र, एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर के आकार, भार, आंतरिक और अंगों और गति संबंधी क्षमताओं का विकास, मानसिक संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बुद्धि, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति और समस्या समाधान की क्षमताओं का विकास, संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, बालक के संवेगों जैसे क्रोध, प्रेम, भय के उत्पन्न होने, प्रदर्शित होने और नियंत्रण का विकास, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक संबंधों, सामाजिक मूल्यों और रीति रिवाजों के अनुसार व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम लर्निंग का अर्थ बताइए। अधिगम की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। अधिगम लर्निंग का अर्थ, अधिगम का तात्पर्य अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी रिलेटिविटी परमानेंट परिवर्तन से है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण एटीट्यूड्स प्राप्त करता है। परिभाषा, गेट्स व अन्य के अनुसार अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की प्रभावशाली विधियां देखिए। इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं क्रिया करके प्रयोग द्वारा सीखना, ये विधि ज्ञान को स्थायी बनाती है। प्रेक्षण तथा अनुकरण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार की नकल करके सीखना, जैसे सामाजिक कौशल। पूर्ण बनाम आंशिक विधि, होल वर्सेस पार्ट विधि, तो छोटी और सरल सामग्री को पूर्ण विधि एक बार में पूरा, जबकि लंबी और जटिल सामग्री को आंशिक विधि टुकड़ों में सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड, समूह में बातचीत और विचारों के आदान प्रदान द्वारा सीखना। अगला प्रश्न क्या देखिए, कक्षा में
बच्चों को सीखने सिखाने के संदर्भ में थॉर्नडाइक के सीखने के नियम व महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। क्या है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग? देखिए हमारे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ईएल थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम दिए जो सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं। कौन कौन से? पहला, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब बच्चा सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह प्रभावी ढंग से सीखता है। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी कार्य को बार बार दोहराने उपयोग का नियम वह मजबूत उपयोग का नियम जो होता है उससे वह मजबूत होता है, और छोड़ देने अनुपयोग का नियम से कमजोर होता है। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस कार्य को करने से संतोष सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे दोहराया जाता है, और जिस कार्य से कष्ट मिलता है उसे छोड़ दिया जाता है। शैक्षिक महत्व देखिए इसका। तो तैयारी पर जोर। तो शिक्षक को शिक्षा शुरू करने से पहले बच्चों को मानसिक रूप से तैयार, जैसे पिछले ज्ञान से जोड़कर प्रेरणा देकर करनी चाहिए। पुनरावृत्ति आवश्यक। अभ्यास के नियम के अनुसार छात्रों को बार बार पुनरावृत्ति रिवीजन करने का अवसर देना चाहिए। सफलता पर बल। प्रभाव के नियम के अनुसार बच्चों को सफलता प्राप्त करने पर पुरस्कृत रिवार्ड करना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, जिससे उन्हें सीखने की प्रेरणा मिले। उत्साह वर्धन। असफलता पर दंडित करने के बजाय सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उपयोग करके उनके उत्साह को बनाए रखना चाहिए। पावलाव के संबद्ध प्रकृति प्रतिक्रिया के सिद्धांत, मतलब पावलास कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी को समझाइए। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, इसे क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिद्धांत रूसी विज्ञानी इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब एक तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक स्वाभाविक उद्दीपक मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ बार बार जोड़ा जाता है। इसमें तटस्थ उद्दीपक की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया मतलब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स उत्पन्न करने लगता है। देखिए सिद्धांत की प्रक्रिया जो हमने ऊपर किया था, ठीक है, क्या है? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अनुबंध से पूर्व भोजन यूसियस टू लार। तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक देखकर लार क्या हुआ? स्वाभाविक प्रतिक्रिया आती है। घंटी टू लार, घंटी बनाई तो कोई लार नहीं आई। घंटी तरह से उद्दीपक सुनकर लार नहीं आई। देखो पहले भोजन दिखाया उन्हें कुत्ते को, तो कुत्ते के मुंह के अंदर लार आई। भोजन दिखाने के बाद में उन्हें घंटी बजाई तो घंटी बजाने पर कोई लार नहीं आई। और अनुबंध के दौरान दूसरे नंबर पर क्या किया उन्हें घंटी भी बजाई और तुरंत भोजन दे दिया। ये कई बार दोहराया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? कुत्ते के मुंह के अंदर लार आई, ठीक। अब तीसरी बार में उन्होंने क्या किया? उन्हें भोजन दे दिया, ठीक है। घंटी टू लार, CS टू CR। उन्हें केवल घंटी बजाई, लेकिन कुत्ते को वो ध्यान था कि घंटी और भोजन साथ साथ आ रहे हैं, तो उन्हें लार दी सिर्फ घंटी को देखकर, घंटी सुनकर। निष्कर्ष, कुत्ते ने घंटी की आवाज और भोजन के बीच संबंध मतलब एसोसिएशन स्थापित कर दिया। विस्मरण फॉरगेटिंग का क्या अर्थ है तथा इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो विस्मरण फॉरगेटिंग का अर्थ, विस्मरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व में सीखी गई या अनुभव की गई सामग्री को वर्तमान में चेतना में लाने या याद करने, रिकॉल या पहचानने मतलब रिकॉग्निशन में असफल हो जाता है। परिभाषा देखिए इसकी विस्मरण की। तो मुन के अनुसार विस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर भी किसी सीखी हुई क्रिया को करने या पहले सीखी हुई बात को याद करने में असफलता है। विस्मरण के कारण, कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, क्षय का सिद्धांत, डिके थ्योरी। यदि सीखी गई सामग्री का बार बार उपयोग या पुनरावृत्ति मतलब रिहर्सल नहीं की जाती है तो स्मृति चिन्ह मेमोरी ट्रेसेस के समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अवरोध का सिद्धांत, इंटरफेरेंस थ्योरी। एक सीखी गई सामग्री का दूसरी सीखी गई सामग्री को याद करने में बाधा उत्पन्न करना, यह 2 प्रकार का होता है। पूर्वव्यापी अवरोध, नया ज्ञान पुराने ज्ञान को भूलने के लिए बाध्य करता है। अग्रोन्मुखी अवरोध, पुराना ज्ञान नए ज्ञान को याद करने में बाधा डालता है। दमन, रिप्रेशन, इन फ्राइड ने दिया था, ठीक। अवचेतन मन, अकॉन्शियस जो होता है अनकॉन्शियस माइंड द्वारा उन कष्टदायक या दुखद अनुभवों को बलपूर्वक दबा देना जिन्हें व्यक्ति याद नहीं रखना चाहता।
सीखने का त्रुटि, डिफेक्टिव लर्निंग, तो सामग्री को ठीक से ना सीखना, ध्यान केंद्रित ना करना या विषय वस्तु को बिना समझे रटना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीखने के वक्र लर्निंग कर्व को रेखांकित कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। सीखने का वक्र, सीखने का वक्र एक ग्राफिकल रेखा चित्र, मतलब ग्राफिक होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभ्यास के साथ साथ सीखने की मात्रा या प्रगति प्रोग्रेस को दर्शाता है। यह दिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया के क्या तीव्र है या मंद है, मतलब तेज है या धीमी है। सीखने के मुख्य प्रकार वक्र, तो सीखने के 3 प्रकार के वक्र होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, जो सीखना होता है स्थिर गति से होता है। ठीक है, दूसरा होता है नतोदर वक्र, शुरुआत में सीखना धीमा बाद में तेज हो जाता है। और तीसरा उन्नतोदर वक्र, शुरुआत में सीखना तेज और बाद में धीमा हो जाता है। ऐसा आकार का वक्र पहले धीमा फिर तेज और फिर अंत में फिर से धीमा हो जाता है सबसे कम। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा सरल रेखीय वक्र, इसमें लाइन बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, सरल रेखीय वक्र, ये देखो नतोदर वक्र है। ठीक है, ये देखो मात्रा है दर्शा रही है, ये हमारा समय है। ठीक, ये अभ्यास सकारात्मक वक्र का, इसमें देखो पहले धीमा है और फिर एकदम तेज हो गया, ऊपर को उठ गया। ठीक है, और इस दूसरा देखिए उन्नतोदर वक्र, इसमें देखो ऊपर जा रहा है ग्राफ, मतलब सीखना शुरू में तेज है और बाद में धीमा हो गया, मतलब नीचे आ रहा है। और देखिए ऐसा आकार का वक्र, पहले धीमा होता है फिर तेज होता है तो फिर धीमा हो जाता है, ये हमारा ऐसा आकार का वक्र होता है। मतलब 4 प्रकार के वक्र होते हैं हमारे। शैक्षिक महत्व देखिए इन वक्रों का, प्रगति का मापन, शिक्षक को यह जानने में सहायता करता है कि छात्र कितनी कुशलता और किस गति से सीख रहा है। समस्या की पहचान, वक्र में पठार प्लेटू जब प्रगति रुक जाती है की पहचान करने में मदद करता है, जिससे शिक्षक पठार के कारणों का पता लगाकर उनका समाधान कर सकता है। प्रेरणा और मार्गदर्शन, छात्र अपनी प्रगति देखकर प्रेरित हो सकते हैं। शिक्षक वक्र के विश्लेषण के आधार पर छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मतलब इंडिविजुअल गाइडेंस दे सकता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, यह जानने में मदद करता है कि कौन सी शिक्षण विधि टीचिंग मेथड विशेष छात्र या सामग्री के लिए अधिगम के लिए अधिक प्रभावी है। अच्छा, अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने की प्रति रुचि इंटरेस्ट उत्पन्न करने की विधियां लिखिए। तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की विधियां, मेथड्स ऑफ जनरेट इंटरेस्ट निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी देखिए, नवीनता और विविधता, नोवेल्टी एंड वैरायटी, शिक्षण सामग्री और विधियों में नवीनता और विविधता लाना, जैसे कहानी, खेल और मॉडर्न। उत्सुकता जगाना, एरोजिंग क्यूरियोसिटी, शिक्षण शुरू करने से पहले विषय से संबंधित कोई रोचक प्रश्न या पहले पूछकर जिज्ञासा उत्पन्न करना। सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों को निष्क्रिय श्रोता बनाए रखने के बजाय उन्हें विचार विमर्श, मतलब प्रश्नोत्तर और प्रायोगिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करना। सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स का उपयोग, तो दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री, चार्ट मॉडल और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पाठ को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है, इसके शैक्षिक महत्व पर चर्चा कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ देखिए, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल या आदत का उपयोग दूसरी परिस्थिति में सीखने या निष्पादन परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार देखिए, पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, जब पूर्व ज्ञान होता है उसका नए ज्ञान सीखने में क्या होता है, सहायता करता है, तो क्या होता है, सकारात्मक स्थानांतरण होता है वो। उदाहरण देखिए, साइकिल चलाने का ज्ञान स्कूटी चलाने में सहायक होता है। नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, जब पूर्व ज्ञान या नया ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण, बाएं हाथ से लिखने की आदत वाले व्यक्ति का दाएं हाथ से लिखने का प्रयास करना। ठीक है, शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर, जब पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण, गणित का ज्ञान इतिहास पढ़ने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा डालता है। शैक्षिक महत्व देखिए, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, पाठ्यक्रम का निर्माण,
तो पाठ्यक्रम कार्यक्रम जो होता है उसका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में सहायक हो, सकारात्मक स्थानांतरण को जो बढ़ावा दे। ठीक। कौशल का प्रशिक्षण, शिक्षकों को छात्रों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे एक कौशल जैसे तर्क करना को अन्य क्षेत्रों में कैसे स्थानांतरित कर सकें। सामान्यीकरण, स्थानांतरण के द्वारा छात्र विशिष्ट ज्ञान को सामान्य नियमों जनरल प्रिंसिपल्स में बदल देते हैं, जिनसे उन्हें समस्याओं को समझने और हल करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण की प्रभावशीलता, यह सिद्धांत बताता है कि किसी विशेष कार्य के प्रशिक्षण की उपयोगिता यूटिलिटी केवल तभी है जब वह अन्य संबंधित कार्यों में स्थानांतरित हो। अगला प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व पर्सनालिटी को परिभाषित कीजिए एवं व्यक्तित्व के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को लिखिए। तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी की परिभाषा, अल्पोर्ट GW एल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। कार्ल जंग का मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण मतलब साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। वर्गीकरण देखो किस प्रकार व्यक्तित्व का। पहला है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, स्वयं की भावनाओं, विचारों और आंतरिक अनुभवों में रुचि रखने वाले होते हैं। एकांत प्रिय, संकोची होते हैं इंट्रोवर्ट व्यक्ति। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ये बाहरी दुनिया, सामाजिक गतिविधियों और लोगों में रुचि रखने वाले मतलब मिलनसार और वाचाल मतलब बोलने वाले होते हैं। उभयमुखी एम्बिवर्ट, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आ रखा है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का अर्थ एवं महत्व बताइए। सांख्यिकी का अर्थ, स्टैटिस्टिक्स का अर्थ, सांख्यिकी वह गणितीय विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों न्यूमेरिकल डेटा के संग्रहण, कलेक्शन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एनालिसिस और निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। परिभाषा देखिए, बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी का महत्व देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का सरलीकरण, यह जटिल और विशाल संख्यात्मक आंकड़ों को सरल और समझने योग्य ग्रुप जैसे ग्राफ, चार्ट, औसत में प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन, शिक्षा मनोविज्ञान में यह छात्रों के प्रदर्शन, बुद्धि और क्षमताओं के सटीक मूल्यांकन एवोल्यूशन में सहायता करता है। तुलना, विभिन्न समूहों, स्कूलों या परीक्षणों के बीच तुलना करना संभव बनाता है, जैसे दो कक्षाओं के औसत अंकों की तुलना। अनुसंधान और भविष्यवाणी, सांख्यिकी विधियां जैसे सहसंबंध प्रतिगमन, अनुसंधान रिसर्च में परिकल्पनाओं, हिपोथेसिस का परीक्षण करने और भविष्य की प्रवृत्तियों, ट्रेंड्स का अनुभव लगाने में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम लर्निंग की विशेषताएं लिखिए। तो अधिगम की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? परिवर्तन, चेंज, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। यह परिवर्तन सकारात्मक, पॉजिटिव या नकारात्मक हो सकता है। सापेक्षिक स्थायित्व, रिलेटिव परफॉर्मेंस, अधिगम से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह अस्थायी, टेम्पोररी नहीं बल्कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस, अधिगम केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं बल्कि यह सभी जीवित प्राणियों में होता है। उद्देश्यपूर्ण, पर्पसफुल, अधिगम हमेशा किसी न किसी उद्देश्य, लक्ष्य, गोल की ओर निर्देशित करता है। व्यवहार का संशोधन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अधिगम व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में सुधार करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? तो सीखने की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे प्रभावशाली विधि है जिसमें छात्र स्वयं क्रिया करके और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। प्रेक्षण या अनुकरण विधि, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन मेथड, तो दूसरों जैसे शिक्षक, माता पिता के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं इसमें बच्चे। पूर्ण बनाम अंश विधि, होल वर्सेस पार्ट मेथड, सरल सामग्री को पूरी तरह होल और जटिल सामग्री को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके सीखना। विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड, समूह में ज्ञान का आदान प्रदान, तर्क वितर्क और सामूहिक समस्या समाधान, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग द्वारा सीखना। किशोरावस्था, एडोलेसेंस का बड़े संघर्ष, स्ट्रगल, तनाव, स्टेज तूफान या विरोध मतलब अपोजिशन की अवस्था है। इस कथन की विवेचना करनी है हमें। किशोरावस्था, एडोलेसेंस बड़े संघर्ष, स्ट्रगल, तनाव, स्ट्रेस या तूफान या विरोध, अपोजिशन की क्या अवस्था है।
ये कथन किसने दिया था? ये स्टेनली हॉल ने दिया था। किसने? जी स्टेनली हॉल ने। तो किशोरावस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये कथन स्टेनली हॉल ने दिया। ये किशोरावस्था सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की भावात्मक, इमोशनल और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल चुनौतियों का सटीक वर्णन करता है। इस कथन की विवेचना देखिए। डिस्कशन। शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन, फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन यौवनारंभ होते हैं, जिससे किशोर बदलते शरीर और भावनाओं के कारण भ्रमित मतलब कंफ्यूज और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। किशोर स्वयं की पहचान हु आई एम खोजने में क्या संघर्षशील होते हैं। वे ना तो बच्चे होते हैं और ना ही पूरी तरह वयस्क, जिससे सामाजिक भूमिकाओं, सोशल रोल्स को लेकर आंतरिक संघर्ष होता है। विद्रोह की भावना, स्पिरिट ऑफ अपोजिशन। तो किशोर स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी चाहते हैं। वे माता पिता और बच्चों के बड़े नियमों को चुनौती देते हैं, जिसके कारण परिवार में संघर्ष और विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर। समूह पीयर की मान्यता प्राप्त करने और विपरीत लिंग के साथ संबंध बनाने का दबाव भी पैदा होता है। ठीक है। करियर चिंता, करियर एंग्जाइटी होती है, जो भविष्य के करियर, शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों को लेकर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो होता है वो, और मानसिक तूफान की स्थिति बनी रहती है। मतलब ये सारी हमें किशोरावस्था में प्रॉब्लम आती है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखिए। बालक को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। यह हमें विभिन्न आयु और अवस्थाओं में बालक की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं, नीड्स को समझने में मदद करता है। शिक्षा का अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ एजुकेशन। तो बाल विकास के सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स का चयन किया जाता है और पाठ्यक्रम करिकुलम को बच्चों के विकास के स्तर के अनुरूप अपनाया जाता है। अभिभावक मार्गदर्शन, पेरेंटल गाइडेंस। तो ये माता पिता को बच्चे के असामान्य व्यवहार, एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने, उचित पालन पोषण, पेरेंटिंग तकनीक का उपयोग करने और उनके विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। समस्या समाधान। तो बाल विकास का ज्ञान शिक्षकों और परामर्शदाताओं मतलब काउंसलर को बच्चों की सीखने संबंधी, व्यवहार संबंधी और भावनात्मक समस्याओं का सही निदान, डायग्नोसिस करने और उनका समाधान करने में सक्षम बनाता है। स्वस्थ समाज का निर्माण, बच्चों के स्वस्थ विकास से भविष्य में एक संतुलित, बैलेंस्ड और उत्पादक प्रोडक्टिव समाज का निर्माण होता है। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं, बिहेवियरल प्रॉब्लम का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण कई व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैसे? अपराध प्रवृत्ति, डेलिक्वेंसी टेंडेंसी। समूह के दबाव, पीयर प्रेशर या स्वतंत्रता की अत्यधिक चाहत के कारण मोटे अपराधों जैसे चोरी, झूठ बोलना या अनुशासनहीनता में शामिल होना। मादक द्रव्यों का सेवन, सब्सटेंस एब्यूज। तो तनाव, स्ट्रेस कम करने, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी या साथियों की नकल करने के कारण शराब, तंबाकू या नशीली दवाओं का सेवन करना। संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो अत्यधिक चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी, गुस्सा, उदासी, डिप्रेशन या मूड स्विंग होना। ठीक, ये हमारे मानसिक परिवर्तन होते हैं। अन्य समस्या, यौन समस्या देखिए। विविध लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण और यौन शिक्षा के अभाव में भ्रम, कन्फ्यूजन या गलत कार्य में पड़ जाना। अध्ययन से पलायन, विद्यालय पढ़ाई के प्रति उदासीनता मतलब डिफरेंस दिखाना, कक्षा से भाग जाना या परीक्षा में खराब प्रदर्शन करना। ये सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। चिंतन, थिंकिंग का शिक्षा में क्या महत्व है? तो चिंतन एक उच्च संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति पृथ्वी को विचारों और अनुभवों एवं मानसिक रूप से हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन करके इस समस्या का समाधान करता है। शिक्षा में इसका महत्व अपरिहार्य है। देखिए क्या है? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिंतन छात्रों को तार्किक रूप से समस्याओं को कारणों का विश्लेषण करने और उपयुक्त समाधान खोजने में मदद करता है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। चिंतन छात्रों को विभिन्न विकल्पों, अल्टरनेटिव के परिणामों को मूल्यांकन करने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। सृजनात्मकता को बढ़ावा, प्रमोट क्रिएटिविटी। गहन और अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। छात्रों में मौलिक, ओरिजिनल
और रचनात्मक विचारों को जन्म देता है। विचार की गहरी समझ रटने रोट लर्निंग के बजाय चिंतन छात्रों को अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट और सिद्धांतों को गहराई से समझने में मदद करता है। तर्क और समालोचनात्मक विचार रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन छात्रों को सूचना को स्वीकार करने से पहले उसकी सत्यता और वैलिडिटी पर प्रश्न उठाना और तर्क करना सिखाता है। मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट के विभिन्न पक्षों के नाम। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के विकास से संबंधित है। इसके विभिन्न पक्ष एक्सपेक्ट निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? संवेदन सेंसेशन भारी वातावरण से इंद्रियों सेंसेस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क द्वारा पहचानना और अर्थ देना। ध्यान अटेंशन चेतना को किसी एक वस्तु या विचार पर केंद्रित करना। स्मृति मेमोरी पूर्व अनुभव ज्ञान और सूचनाओं को संचित रखना और आवश्यकता पड़ने पर याद करना। कल्पना इमेजिनेशन पूर्व अनुभवों के आधार पर मन में नई छवियों या विचारों का निर्माण करना। चिंतन थिंकिंग समस्याओं को हल करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विचारों का मानसिक जोड़तोड़ करना। तर्क रीजनिंग विभिन्न तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंचना। भाषा लैंग्वेज विचारों को व्यक्त और समझने की क्षमता उसका विकास करना। बुद्धि इंटेलिजेंस नई परिस्थितियों में सीखने और समायोजन एडजस्टमेंट करने की क्षमता का विकास। सामान्य क्षमता जो। अगला प्रश्न बुद्धि इंटेलिजेंस आप क्या समझते हैं? इसका मापन मेजरमेंट किस प्रकार किया जाता है? तो बुद्धि इंटेलिजेंस का अर्थ डेविड बेसलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कसंगत ढंग से सोचता है और वातावरण के साथ प्रभावी रूप से निपटता है। बुद्धि का मापन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का मापन बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू के माध्यम से किया जाता है। मापन का आधार 1912 में स्टैन जो होता है विलियम स्टैन थे, उन्होंने बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा दी। सोच देखिए बुद्धिलब्धि का क्या होता है। आईक्यू की गणना निम्नलिखित सूत्र की जाती है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। आईक्यू इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष, जीवन या वास्तविक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि 125 होगी। जैसे 10/8 गुणा 100 बराबर आएगा 125। व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की कौन कौन सी विधियां हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की मुख्य 3 विधियां हैं। 3 विधियां होती है, कौन कौन सी? पहली होती है हमारी आत्मनिष्ठ विधियां सब्जेक्टिव मेथड्स। कौन इसमें क्या क्या आता है? आत्मकथा, प्रश्नावली और साक्षात्कार। दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधियां ऑब्जेक्टिव मेथड्स। इसमें आता है रेटिंग स्केल, स्थितिजन्य परीक्षण, निर्धारण मापनी आदि। प्रक्षेपण विधियां प्रोजेक्टिव मेथड में क्या क्या आता है देखिए। रोसरा इंक ब्राउन टेस्ट मतलब रोसरा धब्बा जो परीक्षण होता है वो। टीएटी मतलब थीमेटिक एक्सेप्शन टेस्ट। देखिए एक विधि का वर्णन प्रक्षेपण विधि का वर्णन कौन सा? रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण। रोसास इंक ब्राउन टेस्ट क्या होता है? प्रतिपादक इसके हरमन रोसा जो थे एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मनोचिकित्सक थे, स्विस। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसका आविष्कार किया था। किन्ने? हरमन रोसा ने। विवरण इस परीक्षा में 10 स्याही के धब्बों इंक ब्लॉट्स का उपयोग किया जाता है। 5 रंगीन 5 काले सफेद होते हैं। ये धब्बे आस्फल्ट एम्बिगुअस होते हैं। प्रक्रिया व्यक्ति से पूछा जाता है कि इन अमूर्त धब्बों में क्या देखता है और वह धब्बे की किस हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मापन व्यक्ति धब्बों में जो भी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देता है उन्हें उसके अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड के विचारों, इच्छाओं और संघर्षों का प्रक्षेपण प्रोजेक्शन माना जाता है। इससे व्यक्ति के जटिल और गहरे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा वंशानुक्रम हेरिडिटी के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता और पूर्वजों से बच्चों में शारीरिक और मानसिक गुणों का हस्तांतरण। ठीक है, इसके 3 मुख्य नियम लॉज हैं। कौन कौन से? समानता का नियम, लॉ ऑफ लाइकनेस। विवरण इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं, अर्थात बच्चे अपने माता पिता के समान गुणों शारीरिक और मानसिक को प्राप्त करते हैं। उदाहरण बुद्धिमान माता पिता की संतानें प्राय बुद्धिमान ही होती हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ माता पिता की संतानें प्राय रूप से शारीरिक स्वस्थ होती हैं। भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। यह नियम बताता है कि संतानें पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होती बल्कि उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं डिफरेंसेस अवश्य पाई जाती हैं। उदाहरण एक माता पिता के 2 बच्चों का रंग, कद या बुद्धिलब्धि भिन्न हो सकता है। ये भिन्नता का ही विकास
में विविधता लाती है। प्रत्यागमन नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, यह नियम बताता है कि संतान में गुण अपनी जाति के माध्यकी और प्रत्यागमित मतलब रिग्रेस होते हैं, अर्थात बहुत विशिष्ट एक्सट्रीमली टैलेंटेड माता पिता की संतानें प्रायः औसत एवरेज गुणों वाली होती हैं और इसके विपरीत भी संभव है। उदाहरण, एक बहुत उच्च बुद्धि वाले माता पिता की संतानें उनसे कम बुद्धि वाली और एक बहुत कम बुद्धि वाले माता पिता की संतानें उनसे अधिक बुद्धि वाली हो सकती हैं। ये प्रकृति द्वारा संतुलन बैलेंस बनाने का प्रयास है। अगला प्रश्न, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखिए, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन एजुकेशन। पाठ्यक्रम करिकुलम का लचीलापन, भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को विभिन्न क्षमताओं, एबिलिटीज और रुचियों के छात्रों के लिए लचीला फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। शिक्षण विधियों का चयन, तो शिक्षक को केवल एक विधि के बजाय विभिन्न शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड जैसे दृश्य श्रव्य करके सीखना आदि का उपयोग करना चाहिए। कक्षा प्रबंधन, छात्रों को उनकी योग्यता और गति के अनुसार छोटे समूहों, स्मॉल ग्रुप्स में विभाजित करके विशेष ध्यान दिया जाता है। विभेदीकृत निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आदि। मूल्यांकन में विविधता, डाइवर्सिटी इन एवेल्यूएशन, सभी छात्रों के लिए एक ही मूल्यांकन पद्धति एग्जामिनेशन सिस्टम उपयुक्त नहीं होती। रचनात्मकता और कौशल मापने के लिए अलग अलग उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, इंडिविजुअल गाइडेंस, तो शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत कमियों, रुचियों और प्रतिभाओं के आधार पर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन मतलब काउंसलिंग प्रदान करते हैं। किशोरावस्था, एडोलेसेंस होता है हमारा, उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एडोलेसेंस में किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष पहचान की खोज और जीवन में बड़े बदलावों की अवस्था है, इसलिए शिक्षा का स्वरूप नेचर ऑफ एजुकेशन निम्नलिखित विशेषताओं वाला होना चाहिए। कौन कौन से? व्यवसायीकरण पर जोर, एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, शिक्षा में छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसायिक वोकेशनल विषयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। मानसिक स्वतंत्रता, छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने और तार्किक लॉजिकल रूप से सोचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता जो वो विकसित हो सके। नैतिक और सामाजिक शिक्षा, मूल्यों, वैल्यूज, नैतिकता, एथिक्स और सामाजिक जिम्मेदारियों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे समाज में उपयोगी सदस्य बन सकें। मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य परामर्श, किशोरों की संवेगात्मक, इमोशनल और यौन संबंधी समस्याओं को समझने और समाधान के लिए योग परामर्शदाताओं, काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में विविधता, पाठ्यक्रम में विज्ञान, कला, संगीत, खेल और समूह गतिविधियों, ग्रुप एक्टिविटीज को शामिल करना चाहिए ताकि विभिन्न रुचियों और क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अवधान, अटेंशन व अभिरुचि, इंटरेस्ट एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अवधान, अटेंशन व अभिरुचि, इंटरेस्ट एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अवधान, अटेंशन और अभिरुचि, इंटरेस्ट आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्पष्टीकरण देखिए। रुचि अवधान की जननी, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है और अवधान प्रकट रुचि है। जब किसी विषय या वस्तु में हमारी अभिरुचि, इंटरेस्ट होती है तो हमारा ध्यान, अटेंशन उस ओर स्वतः ऑटोमेटिकली ही चला जाता है। व्यक्ति को ध्यान देने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता बल्कि वह आनंद के साथ ध्यान देता है। अवधान रुचि का परिणाम, यदि हम किसी विषय पर बार बार ध्यान, अटेंशन केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे उस विषय के प्रति हमारी रुचि, जो इंटरेस्ट है, जो विकसित हो जाता है। शैक्षिक महत्व, कक्षा में शिक्षक को सबसे पहले छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जैसे प्रश्न पूछकर या कहानी सुनाकर, क्योंकि यदि रुचि जागृत हो गई तो अवधान स्वयं ही बना रहेगा और अधिगम लर्निंग जो है प्रभावी होगा। स्मृति, मेमोरी के प्रभावों और फैक्टर्स को उल्लेख कीजिए। क्या क्या उल्लेख है, देखिए। स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों की, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। कौन कौन से कारक हैं? पहला, व्यक्ति से संबंधित कारक, सब्जेक्टिव फैक्टर्स, प्रेरणा और रुचि, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। जिस विषय में गहरी रुचि होती है वह आसानी से याद रहता है। इच्छा शक्ति और ध्यान, याद करने के समय व्यक्ति की एकाग्रता, कंसंट्रेशन
और मानसिक तत्परता मतलब मेंटल रेडीनेस, स्वास्थ्य और मन स्थिति। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्मृति को बेहतर बनाता है। ज्ञान की मात्रा, व्यक्ति का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज नई जानकारी को याद करने में सहायता करता है, इसे साहचर्य कहते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक, ऑब्जेक्टिव फैक्टर, सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग रटने रोट लर्निंग से अधिगम प्राप्त होता है। सामग्री की प्रकृति क्या होती है देखिए। सरल तार्किक और रोचक सामग्री आसानी से याद रहती है, जबकि जटिल सामग्री भूल जाती है। सीखने की मात्रा और अति अधिगम, ओवर लर्निंग, सामग्री को केवल सीखने के स्तर तक ही नहीं बल्कि उससे अधिक अधिगम अभ्यास करने पर स्मृति स्थायी प्रवृत्ति बन जाती है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन और संगठन, सामग्री को अंतराल पर दोहराना और उसे तार्किक समूहों लॉजिकल ग्रुप्स में व्यवस्थित करना। प्रक्षेपी परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम बताइए। तो प्रक्षेपी परीक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रक्षेपी परीक्षण व्यक्ति मापन पर्सनैलिटी मेजरमेंट की वह विधि है जो व्यक्ति के अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई भावनाओं, इच्छाओं, संघर्षों और विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकालने के लिए डिजाइन की गई है। इन परीक्षणों में व्यक्ति को अस्पष्ट, एम्बिगस या गैर संरचित सामग्री जैसे स्याही के धब्बों या अस्पष्ट चित्र प्रदान किए जाती हैं। किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षणों के नाम देखिए। रोरसाह स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसाह इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोरसाह द्वारा विकसित, इसमें 10 स्याही के धब्बों का उपयोग होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी, मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित, इसमें अस्पष्ट चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सीखने के वक्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग कर्व, सीखने का वक्र एक ग्राफिकल रेखा चित्र, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अभ्यास प्रैक्टिस के साथ अधिगम की प्रगति, प्रोग्रेस या मात्रा को दर्शाता है। यह वक्र अभ्यास की मात्रा क्षैतिज एक्स एक्सिस और सीखने की मात्रा ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस के बीच संबंध स्थापित करता है। सीखने के विभिन्न प्रकार के वक्र, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। विशेषता, ये दर्शाता है कि सीखने की गति अभ्यास के दौरान स्थिरता कांस्टेंट रहती है। वास्तविक जीवन में यह वक्र बहुत कम पाया जाता है। नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व एक्सेलरेशन क्या होता है देखिए। सीखने की शुरुआत में गति धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है गति तेज होती जाती है। उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व क्या होता है? डिसलेरेटिंग। सीखने की शुरुआत में गति तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है गति धीरे धीरे मंद हो जाती है। एस आकार का वक्र, एस शेप्ड और मिक्स्ड कर्व, यह वक्र सीखने की प्रक्रिया सबसे सामान्य रूप है, ठीक है उसका। इसमें शुरुआत में गति धीमी, नतोदर भाग, फिर तेज सरल भाग और अंत में फिर से धीमी होकर पठार उन्नतोदर भाग पर पहुंच जाती है। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत व्यापक है और इसमें बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विकास के सभी पहलू शामिल हैं। बाल विकास के क्षेत्र, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ, शारीरिक संरचना, इसमें भार, ऊंचाई और गामक कौशल मतलब मोटर स्किल जैसे चलना, दौड़ना, अध्ययन करना आदि शामिल हैं। मानसिक संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बालक की बुद्धि, इंटेलिजेंस, चिंतन, थिंकिंग, तर्क, रीजनिंग, स्मृति, मेमोरी, भाषा और समस्या समाधान आदि क्षमताओं का विकास। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, विभिन्न संवेगों जैसे क्रोध, भय, प्रेम की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और नियंत्रण की प्रक्रिया का विकास। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक संबंधों, समूह व्यवहार, सामाजिक मूल्यों, सोशल वैल्यूज और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखना। व्यक्तिगत और नैतिक विकास, पर्सनालिटी एंड मोरल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का विकास और सहीकृत नैतिकता के सिद्धांतों को समझना। अगला प्रश्न आ रहा, तर्क, रीजनिंग और चिंतन, थिंकिंग को स्पष्ट कीजिए। तो चिंतन, थिंकिंग, चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रक्रिया है जो तब से शुरू होती है जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या, प्रॉब्लम आती है। यह विचारों, अनुभवों और प्रतीकों, सिंबल्स का मानसिक जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन है जिसका उद्देश्य समस्या का समाधान करना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह एक लक्ष्य निर्धारित मतलब गोल डायरेक्टेड व्यवहार है। तर्क, रीजनिंग अर्थ,
तर्क चिंतन का एक विशिष्ट रूप है। यह एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति उपलब्ध ज्ञान, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन पर पहुंचता है। यह क्यों और कैसे का उत्तर खोजने पर केंद्रित होता है। मुख्य प्रकार देखिए इसके तर्क रीजनिंग क्या होता है। आज्ञानात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना। निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों का निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत पर्सनालिटी की व्याख्या कीजिए। व्यक्तिगत मापन आप किस प्रकार करेंगे। तो व्यक्तित्व की व्याख्या, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक साइकोफिजिकल गुणों का एक गतिशील डायनामिक संगठन है जो उसके व्यवहार, विचार और भावनाओं में स्थिरता प्रदान करता है। यह विशिष्ट तरीका है जिससे कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ प्रतिक्रिया करता है और समायोजन एडजस्टमेंट करता है। परिभाषा देखिए व्यक्तित्व की, एल्पोर्ट GW एल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व मापन के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड। इसमें क्या क्या आता है। साक्षात्कार इंटरव्यू, सीधे प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्रित करना। प्रश्नावली क्वेश्चनियर, प्रश्नों की एक सूची जिसके उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री, व्यक्ति के अतीत के अनुभवों और विकास का गहन अध्ययन करना। आत्मनिष्ठ विधियां में ये विधियां आ गई। वस्तुनिष्ठ विधियां में कौन कौन सी विधियां आती हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में रेटिंग स्केल, किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का एक पैमाने पर मूल्यांकन करना। समाज मिति, सोशियोमेट्री, समूह में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और संबंधों का मापन। व्यवहारिक अवलोकन, प्राकृतिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। प्रक्षेपी विधियां देखिए कौन कौन सी हैं। रोसा स्याही धब्बा, रोसाक इंक्लूडेड टेस्ट, हार्मन रोसा द्वारा विकसित, इसमें 10 स्याही के धब्बों का उपयोग होता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT, तो मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित है। इसमें अस्पष्ट चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है। सीखने की प्रभावशाली विधियों, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग का उल्लेख कीजिए। सीखने की प्रभावशाली विधियां, इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं प्रयोग और क्रियाकलाप, एक्टिविटी द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रेक्षण तथा अनुकरण, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, मॉडल शिक्षक या सहकर्मी को देखकर उनके कौशल और व्यवहार की नकल। उद्देश्यपूर्ण अधिगम, लक्ष्य, गोल और उद्देश्य निर्धारित करके सीखना। पूर्ण बनाम अंश विधि, होल वर्सेस पार्ट, सामग्री की प्रकृति के आधार पर पूर्ण रूप से खंडों में विभाजित करके सीखना। विचार विमर्श और सामूहिक अधिगम, डिस्कशन एंड ग्रुप लर्निंग, सक्रिय रूप से विचारों का आदान प्रदान करके सीखना। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, बार बार प्रयास और गलती में सुधार करके धीरे धीरे सीखना। प्रेरणा और रुचि द्वारा सीखना, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और गहरी रुचि के प्रति सीखना। क्या होता है गहरी रुचि के साथ सीखना। ठीक है, 2024 पर आए। पहला प्रश्न देखिए, विस्मृति फॉरगेटिंग का अनभ्यास डिसयूज का सिद्धांत क्या है। तो विस्मृति का अनभ्यास डिके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग सीखने के एक बहुत पुराने मत पर आधारित है। सिद्धांत देखिए इसका मूल आधार, यह सिद्धांत मानता है जब कोई सामग्री सीखी जाती है तो मस्तिष्क में उसके स्मृति चिन्ह मेमोरी ट्रेसेस बन जाते हैं। कार्य प्रणाली, यदि इन स्मृति चिन्हों का लंबे समय तक उपयोग या अभ्यास रिहर्सल प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं और अंततः नष्ट डिके हो जाते हैं। निष्कर्ष, विस्मृति फॉरगेटिंग समय के साथ अभ्यास की कमी के कारण होती है, न कि किसी हस्तक्षेप इंटरफेरेंस या दमन रिप्रेशन के कारण। इसे उपयोग न होने पर क्षति का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीखने के पठार मतलब प्ले टू इन लर्निंग के क्या कारण हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार अधिकतम वक्र लर्निंग कर्व की वह अवस्था है कर्व की जब अभ्यास जारी रखने के बावजूद सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं होती, यानी गति रुक जाती है। ठीक, पठार के कारण देखिए इसके, शारीरिक और मानसिक थकान, लगातार कार्य करने से ऊर्जा की कमी और एकाग्रता का कम होना, अभिप्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन, कार्य में रुचि इंटरेस्ट खो देना या लक्ष्य की अस्पष्टता, पुरानी आदतों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ ओल्ड हैबिट, पूर्व में सीखी गई आदतों का नए कौशल सीखने में बाधा डालना। दोषपूर्ण शिक्षण विधि, डिफेक्टिव टीचिंग मेथड, शिक्षक द्वारा उपयोग की गई विधि का नीरस मतलब मोनोटोनस या अप्रभावी होना। इन्हें दूर करने का उपाय, रेमेडियल मेजर्स, पर्याप्त विश्राम, एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट क्या होता है देखिए,
कार्य के बीच बीच में थोड़े छोटे अंतराल ब्रेक्स देना और थकावट दूर करना। प्रेरणा और पुरस्कार, मोटिवेशन एंड रिवार्ड, सीखने के छोटे लक्ष्य निर्धारित करना और सफलता पर बच्चों को प्रोत्साहित करना। विधि में परिवर्तन, पुरानी विधि को बदलकर नई रोचक और उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना। मार्गदर्शन और सलाह, छात्रों की कठिनाइयों को समझकर व्यक्तिगत परामर्श मतलब काउंसलिंग प्रदान करना। अगला प्रश्न आ रहा, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की किशोरावस्था, एडोलेसेंस की आयु एवं विशेषताएं लिखिए। तो देखिए किशोरावस्था की आयु वर्ग, सामान्यतः 12 से 18 वर्ष तक की अवधि को किशोरावस्था माना जाता है। प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीव्र शारीरिक परिवर्तन, यौवनारंभ, प्यूबर्टी के कारण शारीरिक विकास में तेजी, यौन परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी और हार्मोनल बदलाव, पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ के प्रश्न को लेकर आंतरिक संघर्ष, सामाजिक भूमिकाओं और लक्ष्यों को लेकर अनिश्चितता, संवेदनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, तो अत्यधिक तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की भावना, जिसके कारण व्यवहार में अचानक परिवर्तन आते हैं। समूह के प्रति वफादारी, पीयर ग्रुप लॉयल्टी, सहपाठी समूह पीयर ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। समूह के नियम परिवार के नियमों से अधिक मान्य होते हैं। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास, तर्क, रीजनिंग, कल्पना और अमूर्त जो दिखाई ना दे विचारों पर चिंतन करने की क्षमता, स्वतंत्रता और विद्रोह, माता पिता के नियंत्रण से मुक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट से किसे कहते हैं, एक कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड विधि या उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की सामान्य बौद्धिक क्षमता, जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या बुद्धिलब्धि आईक्यू को संख्यात्मक रूप से मापने के लिए किया जाता है। बुद्धिलब्धि परीक्षण को मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है। किसका, बुद्धि परीक्षण का। देखिए भाषा के आधार पर, शाब्दिक भाषिक परीक्षण वर्बल टेस्ट, इसमें भाषा शब्दों वाक्यों का उपयोग होता है जैसे बिने साइमन स्केल। अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें क्रियाएं, चित्र, ब्लॉग या आदि का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग कम होता है, निरक्षर या अलग भाषा बोलने वाले के लिए होता है, ठीक है ये। अगला प्रशासन स्तर के आधार पर, तो व्यक्तिगत परीक्षण इंडिविजुअल टेस्ट एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर किया जाता है जैसे बेचलर इंटेलिजेंस स्केल। सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट एक समय में कई व्यक्तियों के समूह पर किया जाता है जैसे आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट। अधिगम लर्निंग की प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो अधिगम लर्निंग की प्रभावशाली विधियों में से किन्हीं दो का वर्णन इस प्रकार, कौन कौन सा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता न रहकर सक्रिय रूप से किसी क्रियाकलाप, प्रयोग या परियोजना प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। वे स्वयं अनुभव एक्सपीरियंस द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रभावशीलता देखिए क्या होती है इसकी। ये विधि अधिगम को अधिक स्थायी परमानेंट बनाती है क्योंकि ज्ञान सीधे अनुभव से जुड़ा होता है। ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास विकसित करती है। उदाहरण, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना। दूसरी विधि का विवरण देखिए, प्रेक्षण तथा अनुकरण विधि, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन मेथड। इस विधि को सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जिसे मॉडल कहते हैं, के व्यवहार, कौशल या क्रियाओं को देखता है, प्रेक्षण और फिर उन्हीं क्रियाओं को दोहराता है, अनुकरण करता है। जैसे कोई मॉडल, कोई भी उसका, वो अपने माता पिता को भी मॉडल मान सकता है, अपने शिक्षक को भी मॉडल मान सकता है, या कोई महान व्यक्ति हो गया, जैसा वो करेंगे वैसा ही वो उनका अनुकरण करेंगे। प्रभावशीलता, ये बच्चों में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, भाषा और शिष्टाचार, मैनर्स सीखने की एक महत्वपूर्ण विधि है। उदाहरण, शिक्षक को देखकर ब्लैक बोर्ड पर लिखना या माता पिता को देखकर भाषा सीखना। अगला प्रश्न, अच्छी स्मृति, गुड मेमोरी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए अच्छी स्मृति की विशेषता वे गुण हैं जो याददाश्त को कुशल, एफिशिएंट और विश्वसनीय रिलायबल बनाती हैं। कैसे बनाती है रिलायबल, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शीघ्र अधिगम, क्विक लर्निंग, किसी विषय वस्तु को कम समय और कम प्रयासों में सीख लेना, ये क्या है, हमारी अच्छी मेमोरी की एक विशेषता है। शीघ्र स्मरण, क्विक रिकॉल, अनावश्यक जो आवश्यक होने पर सीखी गई सामग्री को तुरंत और बिना त्रुटि के याद कर लेना, ठीक है, हमारा किसमें हो गया, क्विक रिकॉल में। स्थायित्व, परमानेंस, तो सीखी गई सामग्री को लंबे समय तक बिना विस्मरण, फॉरगेटिंग के मस्तिष्क में धारण कर पाना, ये हमारी क्या हो गया, अच्छी मेमोरी की विशेषता। सही पहचान, एक्यूरेट रिकॉग्निशन, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को दोबारा देखने पर उसे तुरंत और सही सही पहचान लेना। उपयोगिता,
अनावश्यक सामग्री को भूलकर केवल उपयोगी और आवश्यक सामग्री को ही याद रखना। शुद्धता, सीखी गई सामग्री को बिना किसी संशोधन या विकृति डिस्टॉर्शन के ज्यों का त्यों याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, सीखने सिखाने में स्थानांतरण ट्रांसफर के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने सिखाने में स्थानांतरण ट्रांसफर लर्निंग का अर्थ है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या कौशल या दूसरी परिस्थिति में उपयोग होना। इसका महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन सा? ज्ञान का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ नॉलेज। स्थानांतरण छात्रों को यह सिखाता है कि विशिष्ट ज्ञान को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाए। यह ज्ञान को व्यवहारिक प्रैक्टिकल बनाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण को उन विषयों और कौशलों को शामिल करने में मदद करता है जो अन्य विषयों को सीखने में सकारात्मक रूप से सहायक हों। सकारात्मक स्थानांतरण, समय और प्रयास की बचत। यदि पूर्व ज्ञान उपयोगी हो तो नए कौशलों को सीखने में अब कम समय और प्रयास लगता है। प्रशिक्षण की उपयोगिता, यह सुनिश्चित करता है कि दिया गया प्रशिक्षण ट्रेनिंग केवल उसी कार्य तक सीमित न रहे बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी उपयोगी हो। सीखने की कुशलता में वृद्धि, सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम की प्रक्रिया को आसान, अधिक कुशल, एफिशिएंट और अधिक आनंददायक बनाता है। अगला प्रश्न हमारा, उभयमुखी व्यक्तित्व एम्बिवर्ट पर्सनालिटी से आपका क्या तात्पर्य है? एम्बिवर्ट क्या होते हैं देखिए। उभयमुखी व्यक्तित्व एम्बिवर्ट पर्सनालिटी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसमें मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग द्वारा बताया गया अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषताएं पाई जाती हैं। तात्पर्य, ये व्यक्ति इन दोनों प्रकारों के बीच का संतुलन बैलेंस को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में सक्षम होते हैं। वे आवश्यकता अनुसार सामाजिक और मुखर आउटस्पोकन हो सकते हैं लेकिन एकांत सॉलिट्यूड में आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। बहुमुखी लोग आमतौर पर सामाजिक रूप से अधिक समायोजित एडजस्टमेंट माने जाते हैं क्योंकि वे दोनों चरम सीमाओं के गुणों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो समांतर माध्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य या औसत केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे सरल और सामान्य माप है। यह वह मान है जो किसी भी श्रेणी के सभी प्राप्तांकों स्कोर्स के कुल योग समको प्राप्तांकों की कुल संख्या टोटल नंबर से भाग देने पर प्राप्त होता है। समानांतर माध्य का सूत्र देखिए, गणितीय मान में देखिए, वार एक्स बराबर x1 प्लस x2 प्लस एक्स एक्स, इसको मतलब एक्स एन अपॉन एन, मतलब एक्स के मान कितने भी हो गए एन तक वो सभी और उनके नीचे उनके पदों की संख्या। संकेत में देखिए, समांतर माध्य वार एक्स बराबर का तो सिग्मा एक्स मतलब सारे पदों का जोड़ और बटे एन मतलब पदों की संख्या। बार एक्स जो है समांतर माध्य को दर्शाता है, सिग्मा एक्स आई सभी प्रेक्षण मान को योग है और एन प्रेक्षण की कुल संख्या है। ठीक, मान लीजिए 5 छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं, 10, 18, 12, 14, 16। ठीक, और इनका योग कितना हो गया? ठीक, 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो गया? बराबर 5, 50। ये क्या हो गया? ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया। ठीक, ये प्राप्तांक कुल संख्या, प्राप्तांक की कुल संख्या, ये हमारा एन हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया एन, ये एन हो गया 5 हमारा। ठीक है, समांतर माध्य क्या होगा? 50/5 सिग्मा, जो सिग्मा एन बट सिग्मा एक्स बटे क्या हो गया? एन मतलब संख्या। तो 50/5 10 आ गया, 10 क्या आ गया? हमारा समांतर माध्य आ गया। ठीक, ये हो गया आंसर हमारा। अवधान, अटेंशन केंद्रित करने के कुछ 4 उपाय बताइए। तो अवधान को किसी वस्तु पर केंद्रित करना सीखने के लिए आवश्यक है। अवधान केंद्रित करने के 4 उपाय मेजर्स निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? प्रेरणा और रुचि जगाना, एरोज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जिस विषय में रुचि होती है उस पर ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाता है। शिक्षक को शिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों में विषय के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी या आवश्यकता, नीड उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षण सामग्री में नवीनता, नॉवेल्टी इन टीचिंग मटेरियल, एक ही प्रकार की सामग्री के बजाय आकर्षक, रंगीन और नवीन न्यू सहायक सामग्री जैसे चार्ट, वीडियो मॉडल आदि का उपयोग करने से ध्यान आसानी से आकर्षित होता है। कक्षा का उचित वातावरण, प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा को शोर, अनावश्यक वस्तुओं और भारी व्यवधानों डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखना चाहिए। बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी का ध्यान शिक्षक की ओर रहे। इंद्रियों का उपयोग, यूज ऑफ सेंसेस, केवल सुनने की बजाय छात्रों को देखने, छूने और करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर देना चाहिए। एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करने से अवधान अधिक समय तक बना रहता है। यह दृश्य, श्रव्य सामग्री,
तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।